Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So, so when you talk about Sathology, that means it's something which builds your identity. So I have very special guest है आज हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट है। अच्छा उससे पहले मैं उनको आमंत्रित करूं और उनको अभिवादन करूं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं और एक तरीके का प्रोत्साहन भी मिलता है और धीरे धीरे सारे शोज में मैं आपके कमेंट्स इंक्लूड कर रहा हूँ धीरे धीरे। कुछ कमेंट्स को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ जो कि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वो टॉपिक्स को उन कमेंट्स को छोड़ के बाकी सबको मैं इंक्लूड करूंगा। एक लिस्ट हमारी टीम ने बनाई है। तो आज हमारे पास लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्ते शैलेंद्र जी। प्रणाम आपको, आपके सारे दर्शकों को, और जगत गुरु के नाम से आरंभ करते हैं। तो वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जी, बहुत ही अच्छा है कि आपने कमेंट की बात कही। मैं भी आभार प्रकट करता हूं सबके प्रति जो देखते हैं, समय निकालते हैं, लिखते हैं, और उनकी जो टीका टिप्पणी है उससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। और कई बार तो विषय चयन में सुविधा होती है, क्योंकि अभी जो कई बार मैं बात कर रहा हूँ तो उन लोगों का ही विषय था कि मैं फिदेल कास्त्रो पे वार्ता करूँ। उसके बाद उन्होंने पोल पोट के लिए कहा था, तो उस क्रम में भी मुझे बड़ी सहायता मिलती है। और आपके लिए चैनल में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस तरह के विषय वाला चैनल बहुत कम है दुनिया में, और आपका जो है इस मायने में अनोखा कहिए कि योगदान है कि बुद्धिजीवियों का, आप इसको विश्वविद्यालय कहिए, बुद्धिजीवियों का ये एक गढ़ है जो आदित्य जी समेटे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक तो मुझे अपनी तारीफ जय जगन्नाथ, तो सारी ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज जगन्नाथ। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और ये जो यूरोपियन टर्म्स है, और मैं मेक्सिको में हूँ अभी, कुछ शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे लोगों के साथ, नेटिव ऑफ मैक्सिकोन्स के साथ। मुझे एक चीज बड़ी अजीब से लगी और कुछ लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट भी किया, हमें मेरा बहुत प्रोटेस्ट किया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मेरे लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया यहाँ पर कि, तो इससे जगन्नाथ जी ने फेमस कर दिया एक लोकली यहाँ पे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताइए बिफोर वी स्टार्ट। मैं आपसे बहुत हद तक सहमत हूँ। और देखिए ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि इस तरह के प्रश्न लोग पूछते नहीं है, क्योंकि ये सब मौलिक प्रश्न हैं इतिहास को लेकर के। मुझे तो कई बार आदित्य जी HI छोड़ दीजिए तो उसके बाद में हिस्ट्री में स्टोरी आता है। मतलब ये देखने वाली बात है कि स्टोरी है वो क्या है कोई नहीं जानता। मैं मूलतः यह मानता हूं कि इस धरोधाम पर, इस धरा पर आपके पास जो सनातनी ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, वेदांग हो, वेदांत हो, ब्राह्मण हो, स्मृति हो, महाभारत हो, रामायण हो, ये सारे ग्रंथ बहुत पुराने हैं, कह सकते हैं प्राचीनतम ग्रंथ हैं इस धरती। तो आप यदि तर्क करना शुरू करें, युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा, युधिष्ठिर महाराज में ऐसे था, हस्तिनापुर में वैसे था, ये था, तो इसका अर्थ यह होता है कि बाकी के पास तो कुछ है नहीं, तो वो क्या दिखाएंगे। जैसे आपको आश्चर्य होगा कि जीसस के जन्म के समय कहते हैं बर्फ पड़ रही थी। आप मुझे बताइए, कोई भी सामान्य बुद्धि से ये सोच सकता है कि आज का जो फिलिस्तीन है या आज का जो इजराइल है, वहां कितनी भीषण गर्मी पड़ती है, वहां बर्फ पड़ेगी? तो आप तो तुरंत उसको चुनौती दे देंगे। तो वहां इतिहास नहीं है, उसकी समझ नहीं है, स्थान का वर्णन नहीं है, जैसे आपको महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है, और वो स्थान आज तक हमारे यहाँ सुरक्षित हैं। तो ये जो हमारे पास ग्रंथ हैं, इनको झुठलाने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कहेंगे कि ये तो लौह युग है, ये ब्रॉन्ज युग है, ये है, ये हड़प्पा है, वो है, और तुरंत मांगेंगे आपसे कि आप पुरातत्व का सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, साक्ष्य दीजिए।
तो मेरा कहना यह है कि हमारी जो ग्रंथ हैं उनको पुष्ट करने के लिए आप और प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन जहां प्रमाण नहीं भी है वहां हम उसको 100% शुद्ध रूप से सत्य मानते हैं। देखिए, संसार में किसी युग का नाम किसी सभ्यता ने सत्य युग नहीं कहा, हमने तो युग को ही सत्य कहा है। बिल्कुल। आप सोचिए कि हमारे यहाँ सत्यता का कितना महत्व है। तो इस आधार पर मैं ये मानता हूं कि ये जो वर्गीकरण है ये पूरी तरह निरर्थक है, गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपके पास ग्रंथ नहीं है इसलिए आप उसको खोदते हैं। हाँ, उसकी कुछ सीमा है, कोई चीज निकल गई तो आप कार्बन डेटिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उससे थोड़ा बहुत समय निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी भिन्नता होगी ना। लैटिन अमेरिका में कितनी गर्मी पड़ती है, उत्तरी यूरोप में कितनी ठंड पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल है, वहां से क्या खुदाई होती है, आप सारी दुनिया का एक वर्गीकरण कर देंगे कि नहीं ये अगर ब्रॉन्ज एज है तो ब्रॉन्ज एज सब जगह है, कैसे हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास को विकृत करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए गए, बार बार कहा गया। अभी भी आपको दुख होगा जानकर के यूरोप में जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं अभी भी वो मानते हैं कि आर्य कहीं से आए। आप बताइए, जब आर्य नाम की कोई जाति नहीं थी, कोई समाज नहीं था, आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं। तो हम मतलब अब मूर्खता उनकी ये है, जो राजीव मल्होत्रा जी ने लिखा है ना, एक पुस्तक ही लिख दी है कि संस्कृत इज अनट्रांसलेटेबल। तो हमारे जो शब्द हैं आप उसका अनुवाद नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, तो हम आपको क्या कहें, आप दया के पात्र हैं और क्या कह सकते हैं आप। नहीं, यूरोपियन तो ये ढीठ बोलना चाहिए, ढीठ, ऑब्स्टिनेट है ये, इनको हाँ, आप सिखा नहीं सकते। जैसे नहीं सिखा। सिखा नहीं सकते, क्योंकि आप सिखाएंगे भी तो इनका एक प्राइड है कि जो हम बोल रहे हैं वही होना चाहिए। इनका शायद अमिताभ बच्चन की मूवीज बहुत देखी है कि जहाँ से, आई थिंक रजनीकांत का डायलॉग है, जहाँ हम खड़े होते हैं, किसी हीरो का डायलॉग है वो मूवी का। नहीं, अमिताभ बच्चन का है वो, अमिताभ हाँ, बच्चन, जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, इस लाइन तरह। वही शुरू है। तो ये इस तरह के बातें के लोग करते हैं। अच्छा, कमिंग टू द टॉपिक हियर, वियतनाम। सो वियतनाम, अगर आप इतिहास देखेंगे, जहाँ जहाँ अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है वहाँ पे एक्सटेंसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, और कोई ना किसी चीज को छुपाने के लिए युद्ध होते हैं, किसी न किसी चीज को। इसके बारे में मैंने अपने बुक में तो बड़ा विस्तृत रूप में लिखा है कि जहाँ पे क्या क्या वैदिक कनेक्शन है वहाँ पे। तो पहले तो हम लोग को वियतनाम के हिंदू इतिहास में जाते हैं समझने के लिए। बाद में उसके मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि क्यों अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की कोशिश करी, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले आप हमको बताइए कि ये वियतनाम का इतिहास क्या है। बहुत हिंदू। सुंदर, बहुत सुंदर। वो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, बताइए। हाँ, कर सके हैं, देखिए, ट्राई करिए कैसे होता है। आर यू एबल टू डू इट? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, आ गया आ गया आ गया हाँ, ओके। आ गया। सो जब तक चैलेंज जी शेयर कर रहे हैं, तो वियतनाम में बहुत सारे हिंदू के प्रूफ्स हैं, हिंदू कल्चर के। और इनफैक्ट रामायण महाभारत से भी बहुत प्रूफ्स हैं, जो मेरी पुस्तक में है, द फेमस 5 महाभारत बेस्ड है, वो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप शेयर की नहीं किया अभी तक आपने? नहीं, कर रहे कर रहे कर रहे। और वो दूसरा जो मैं निकाल रहा था वो नहीं निकला था, इसीलिए मैं एक मिनट रुक गया, अब आ गया वो। हाँ, दर्शकों की सुविधा के लिए हाँ, मैं इस मानचित्र से चलता हूँ। बिल्कुल। ये अगर आप ध्यान से देखें आदित्य जी, हाँ, तो ये संसार में अकेला ऐसा देश है जिसका मानचित्र विचित्र है। इतना विचित्र है कि आपको लगेगा कोई अजगर सांप है जो ऊपर से नीचे तक आ रहा है। ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं चिले भी वैसा नहीं है जैसा कि ये है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा है इसका, और उसके बाद में एकदम से पतला। आप समझिए कि 40-40, 50-50 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई है। आप समझ लीजिए कि इतनी कम चौड़ाई है, और ऐसे करके नीचे आ जाता है। ये
पिछले हमने अपनी वार्ता में दिखाया था कि ये सारे जो नाम आपको शहर के हैं ये सारे संस्कृत के शब्द थे। यदि आपको याद हो तो पांडुरंगा वगैरह सब मैंने दिखाया था। बिल्कुल दिखाया था आपने। हाँ, तो उसको याद रखिएगा तो बड़ा आनंद आएगा इसको देखने में। अब मैं इसके बाद जो आपको दिखा रहा हूं वो है, यहां पर आपने पूछा इतिहास के बारे में, तो आप देखिए कि कितना सुंदर मंदिर है। आप इसको देखिए आदित्य जी, दिख रहा है ना आपको? अभी तक नहीं दिख रहा, आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा उसकी। अच्छा, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें आएगा। तो इसके अंदर आपको टैग मैं हाँ आ गया। मैंने जो आपको मानचित्र दिखाया उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो ये देखिए कि इसके बगल में यहां पर ये मैंने वियतनाम दिखाया है, और ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। अब इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार आदित्य जी, दर्शकों को बड़ा आनंद आएगा। ये जो राज्य है ये चीन में है, आज के चीन में, इसको यूनान बोलते हैं, और इसकी राजधानी है कुनमिंग, ये राजधानी है। अब किसी भी तरह से इसको, इस एरिया को इंडो चाइना कहा फ्रांस ने और भी देश ने, वही पश्चिम के देश ने। कोई मतलब नहीं था इसको इंडो चाइना कहने का, क्योंकि चीन से कोई लेना देना नहीं था इसका, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा। तो इसमें मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अभी मैं बस बताने के लिए बता रहा हूं कि ये जो मानचित्र है ये स्वाभाविक रूप से दिखाता है कि ये जो यूनान है, कुनमिंग जिसकी राजधानी है, ये वियतनाम म्यांमार का हिस्सा था, क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्री है इसकी। आप देख रहे होंगे आदित्य, ये चीन इसके अंदर घुसा हुआ है, ये इसकी स्वाभाविक सीमाएं नहीं है। अब इस पर मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा तो आपको और आनंद आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, और वो दर्शकों को समझ में भी आएगा। एक मैं और दिखाना चाह रहा हूं कि जो आपने इतिहास की बात कही है वहां से मैं आता हूं। उसमें देखिए कि आपको मैं एक मंदिर दिखा रहा हूं, देखिए। और यहां पर अच्छी बात यह है आदित्य जी की मंदिर कोई भी नया नहीं है, मंदिर सारे यहां बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं। और इसमें जो आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि 2100 वर्ष पूर्व जो यहां पे मंदिर मिले हैं, उन मंदिरों के द्वारों पर, उनकी भित्तियों पर संस्कृत के अभिलेख हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वहां पर क्या हिंदू धर्म का प्रभाव था। तो इतिहास में जाने के लिए मैं आपको जानकारी दूं कि अभी वियतनाम का जो इतिहास है वो सारे विद्वानों का मत है कि लगभग 2700 वर्ष की निरंतरता है, उसमें सातत्य है 2700 वर्षों से। इनमें आरंभ का कुछ अगर समय छोड़ दीजिए आप, तो बाद में हिंदू राजाओं का लगातार इनकी उपस्थिति रही है। मैं सटीक रूप से बता दूं कि लगभग दूसरी शताब्दी से लेके और लगभग 1200 साल लगातार यहां हिंदू राजा हुए हैं। और राजा ऐसे ऐसे हुए हैं कि कुछ जो मैं उनमें जो सबसे सरप्रमुख राजा हैं, मैं उनके नाम भी बता दूं आपको। अब नाम सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको कि राजा का नाम ही है धर्म महाराज। वो सामान्य महाराज नहीं है, धर्म महाराज है। जैसे हम धर्मराज कहते हैं उनको, युधिष्ठिर को, महाराज युधिष्ठिर को, वैसे इनका नाम था धर्म महाराज श्री भद्र वर्मा। ये महानतम राजा इनको कहा गया। और जो वियतनाम का क्षेत्र मैंने दिखाया है मानचित्र पे, वह जो हिस्सा है उसको चंपा कहा गया है। चंपा आप जानते हैं ये संस्कृत शब्द है, चंपक, और भी शब्द इससे चंपावती आप बना सकते हैं, बनते हैं शब्द। तो इसको चंपा कहा गया है। तो बहुत ही सुंदर देश रहा होगा।
लेकिन अब मानचित्र को यदि आप याद करें तो ऊपर का जो हिस्सा है वियतनाम का, आज के वियतनाम का, जिसको उत्तरी वियतनाम कहा जाता है, और दक्षिण का हिस्सा वियतनाम का ऐसा विचित्र मानचित्र इसलिए है कि यह स्वाभाविक वियतनाम नहीं है। मैंने अपनी पिछली वार्ता में बताया था कि कंबोडिया बड़ा देश था वहां पर, तो जो नीचे की लकीर दिख रही है यानी आज का जो दक्षिणी वियतनाम है वह आज से 200-250 साल पहले वियतनाम का हिस्सा नहीं था, वह कंबोडिया का हिस्सा था और कंबोडिया के हिस्से के रूप में ही वो चंपा था, और इसीलिए वहां जितने स्थान के नाम आदि हैं वो सारे के सारे संस्कृत शब्द में थे। और ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं वो चंपा का हिस्सा हो जाता था, और वहां से जो हिंदू राजा थे वो आगे बढ़ करके बड़े क्षेत्र को कभी कभी जीत भी लिया करते थे। एक दो राजा इतने बलशाली थे कि जब कुबलाई खान चीन का शासक बना था उसने कितना भी जोर लगा लिया, 2 बार 3 बार प्रयास किया, लेकिन वो इनको हरा नहीं पाया हिंदू राजाओं को। तो यहाँ के बड़े ही बलशाली हिंदू राजा थे, और कहा जाता है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी लगभग 300 मंदिर पूरे वियतनाम में बिल्कुल अक्षुण्ण है। इन मंदिरों में जो सबसे बड़ी संख्या है जिस ईश्वर की पूजा होती है वो आपके शिव हैं, भगवान महादेव की पूजा होती है। अभी हाल में क्या हुआ है, मुश्किल से 2-3-4 साल पहले की बात है कि लगभग 1100 वर्ष पुराना बहुत ही सुंदर और उत्तम कोटि का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और वहां पर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसको भद्रेश्वर बोलते हैं उस मंदिर को, उसकी बड़ा महात्म्य है उसको। और हमारे अभी राष्ट्रपति गए थे, पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इन मंदिरों का चक्कर भी लगाया, मंदिरों को देखा भी। तो ये लगभग 300 मंदिर आज भी आपको वियतनाम में हैं, अलग अलग देवी देवताओं के, जिनमें से कुछ मंदिर सीधे सीधे दक्षिण भारतीय मंदिर लगते हैं, कुछ मंदिर उड़ीसा की जो मंदिर शैली है वैसे लगते हैं, कुछ थोड़ा सा और उत्तर आप चले आए वैसे मंदिर लगते हैं। सुंदर मंदिर हैं, सुंदर मूर्तियां हैं, और ये सारी अच्छी व्यवस्था वहां पे है। तो ये चंपा था, और हमारे पास एक पुस्तक है, ये मैं आपको दिखा सकता हूं, जो भारत के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने हमें इतनी सुंदर जानकारी दी है आदित्य जी कि 19वीं शताब्दी तक, मात्र 125 साल पहले तक वियतनाम शब्द नहीं था दुनिया में, चंपा ही उसको कहते थे। ये इतनी अच्छी बात है, और मैं आगे ये भी विस्तार से बताऊंगा कि वो चंपा वियतनाम कैसे बना। इसके पीछे जो आपने शुरू में प्रश्न किया था पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, उससे बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है ये। किसी भी फ्रांस, क्योंकि फ्रांस शासन करता था वियतनाम पे, फ्रांस के गले ये बात नहीं उतरती थी कि यह चंपा नाम रहे, फ्रांस के गले ये बात नहीं उतरती थी कि संस्कृत के शब्द वाले शहर हों, हिंदू मंदिर हों। तो आपको आश्चर्य होगा जान करके कि 19वीं शताब्दी के मध्य में इन लोगों ने, क्योंकि उस समय न वियतनाम अलग था, न कंबोडिया अलग था, न लाओस अलग था, इन तीनों को मिला करके उस क्षेत्र को ये फ्रांस बोलता था इंडो चाइनीज क्षेत्र बोलते थे, किसी का नाम भी नहीं था। जब ये फ्रांस वहां से जाने लगा तो उसने इनको अलग अलग बांट दिया कि ये कंबोडिया है, ये लाओस है, ये वियतनाम। तो इस तरह से जैसा मैंने आपको मानचित्र दिखाया उस समय से कह सकते हैं कि ये कृत्रिम देश बनाया वियतनाम को फ्रांस ने, और उसी फ्रांस ने हिंदू धर्म को वहां पर समाप्त करने में, हिंदू परंपराओं को समाप्त करने में, फ्रांस कह लीजिए, अंग्रेज कह लीजिए, ईसाई कह लीजिए, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वे नहीं चाहते थे कि ये जो इनका हिंदू अतीत है वो अक्षुण्ण रहे, क्योंकि वो उसको मिटाना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है कि ईसाई जहां भी गए वहां उन्होंने स्थानीय संस्कृति को, कहिए कि उसको नष्ट किया, जिसको हम सांस्कृतिक संहार कहते हैं। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि वियतनाम में कितना भीषण सांस्कृतिक संहार हुआ है, कि एक उदाहरण मैं अभी देता हूं तत्काल। कंबोडिया में अभी भी जो लिपि है वो संस्कृत से मिली जुली लिपि है, हमारे देश से जुड़ी हुई लिपि है, देवनागरी। लेकिन वियतनाम ने
फ्रांस के कारण, उसके दबाव के कारण या कम्युनिस्ट हो जाने के कारण उसने अपना इतना बड़ा नुकसान किया, हानि की, जहां के मंदिरों में संस्कृत के अभिलेख हैं और आप जाके देख सकते हैं, वहां पर उन्होंने जो लिपि चुन ली या फ्रांस के, पोर्चुगीज के, अंग्रेजों के दबाव में स्वीकार कर लिया, वो लैटिन कहते हैं उसको, आप रोमन भी कह सकते हैं, कोई विशेष भिन्नता नहीं है, लेकिन उसको वियतनाम के लोग लैटिन लिपि कहते हैं। उस लिपि को उन्होंने अपना लिया। तात्पर्य यह है मेरे कहने का कि उन्होंने अपनी लिपि को ही समाप्त कर दिया। और यह जो स्थिति है लिपि की, क्योंकि लिपि गई तो भाषा गई, भाषा गई तो संस्कृति गई। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो 3-4 शब्द हैं महाभारत के, कभी आप ध्यान से उस पर विचार कीजिए, आप स्वयं महाभारत के विद्वान हैं। 3 शब्द हैं, युधिष्ठिर, घटोत्कच और अश्वत्थामा। ये केवल सुन के किसी भाषा में कोई व्यक्ति लिख दे तो मैं मानूंगा वो तीनों शब्दों से परिचित, लेकिन ये शब्द नागरी लिपि में ही लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल, उन्हीं में बोले भी जा सकते हैं, है कि नहीं? तो आप देखें कि ये जो विशेषता होती है लिपि की, उस लिपि के बिना वो देश मृत प्राय हो जाता है। यही काम मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। हाँ, मैं जब अपनी बिजनेस मीटिंग्स में होता था तो मेरे सारे नोट्स मैं देवनागरी में इंग्लिश लिखता था। बिल्कुल सही बात है। आप अंग्रेजी भी लिखिए, आप उसमें लोगों के नाम खराब नहीं होते थे कभी भी, नहीं खराब, किसी ने जैसा बोला वैसे लिखा। हाँ, वैसे ही है। तो इसलिए अब आप देखिए ध्यान से, मलेशिया बगल में है, मलेशिया ने अपनी लिपि छोड़ दी, इंडोनेशिया ने अपनी लिपि छोड़ दी। तो उसका जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा, हमारे लिए तो जावा, सुमात्रा, मलय ऐसे नाम हैं, श्री विजय साम्राज्य हैं, शैलेंद्र साम्राज्य हैं। इन सब की संस्कृति जो है इसी कारण से नष्ट हो गई। इन बातों पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वियतनाम जो है वो अतीत से कैसे कैसे कटा, उसी का मैं उदाहरण आपको बता रहा था। तो वियतनाम का इतिहास संक्षेप में आदित्य जी यह है कि वह कंबोडिया के ऊपर छोटा सा एक राज्य था, कह सकते हैं छोटा सा देश था, जो आज का जो चीन, जो मैंने यूनान जगह बताई, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसके साथ जुड़ा होता था। बाद में चीन ने ले लिया। और ये जो आज का आप मानचित्र देखते हैं, ये बहुत नई बात है, इसमें कोई पुरानी बात नहीं। तो यहां पर हिंदू साम्राज्य लंबे समय तक रहा, लगभग 1200 वर्षों तक। और कालांतर में जैसे जैसे हिंदू साम्राज्य का क्षरण हुआ, तो उसके बाद में फ्रांस यहाँ पर आ गया, और फ्रांस ने जो है यहाँ अपना राज करना शुरू किया। तो आप जानते ही हैं कि वो फ्रांस की कॉलोनी बन गया। कॉलोनी बना एक साथ वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तीनों, और यही स्थिति चलती रही और लंबे समय तक चली। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आसपास में जो हमारे भारत से पूर्व के बहुत सारे देश हैं, उन सबके साथ एक चीज बड़ी सामान्य है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सब पर लगभग नियंत्रण किया था। इंडोनेशिया की भी वही कहानी है। तो ये जो आप देख रहे हैं लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन पर भी 1941 में ही जापान का शासन हो गया। जापान से बहुत लोग युद्ध भी लड़ते रहे, लेकिन जापान वहां रहा। 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने जो है वो एटम बम गिरा दिए, तो उसके बाद में जापान ने समर्पण कर दिया, और स्वाभाविक था कि उसको इस इंडो चाइना, जो तथाकथित इंडो चाइना है, वहां से जाना पड़ा। इस बीच में फ्रांस भाग चुका था, क्योंकि जापान ने उसको भगा दिया था। अब भागा हुआ जो फ्रांस है, वो अंग्रेज से, अमेरिका से सबसे मदद लेकर दोबारा वियतनाम पर हावी हो जाता है, और वो कहता है कि भाई हमने तुमको छोड़ा नहीं है, हमारा तो तुम अधीन जी रहे थे, तो तुमको हमारे अधीन ही रहना पड़ेगा। ये 1946 की बात है, 4546 की। और इस कारण से जो स्थानीय लोग हैं, उनके और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। यह युद्ध चलता है 46 से लेकर के 52-53 तक, लगभग 7-8 वर्ष चलता है। यहीं पर जो व्यक्ति उभर कर आता है सामने नेता के रूप में, उसका नाम हो ची मिन्ह है, जिस पर हम काफी वार्ता करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही दिखाना है कि ये जो कम्युनिस्ट शक्ति है,
कम्युनिस्ट पार्टी है या कम्युनिज्म है, जो ये विचार है, ये कितना खूंखार है, कितना मानव विरोधी है, और उसने वियतनाम का क्या नुकसान किया, क्या हानि की, इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा इतिहास के साथ साथ। तो एक मुझे प्रश्न आता है बिफोर यू कंटिन्यू। वियतनाम जो है, मैं काफी वर्ष पहले गया था, अभी मेरे को समय नहीं मिला जाने का। एक मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा वियतनाम में, वहां पे पुराने अयुत्य नाम वेरी कॉमन था। अयुत्य मतलब एक वैकुंठ को वो लोग अयुत्य बोलते हैं, अयुत्य। और हम लोग को मालूम है अयुत्य शब्द जो है बहुत जगह साउथ ईस्ट एशिया में यूज होता है अयोध्या के लिए, थाईलैंड में पर्टिकुलरली अयुत्य। तो एक ये जो वियतनाम का जो इतिहास है, क्या जैसे लोग बोलते हैं कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी जी से प्रेरणा ली, कुछ ऐसा प्रेरणा लिया, लेकिन उनके सोसाइटी में भारत के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। तो उसका कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये मैंने स्वयं महसूस किया है, क्योंकि मैंने बहुत लेखकों की पुस्तकें पढ़ी हैं और अनेक चीजें ढूंढने में, आज भी वियतनाम में शायद ही कोई और देश का व्यक्ति होगा जो उनके अंतरतम से उतना सम्मान पाता होगा जितना एक भारतीय पाता है। बिल्कुल, वो बहुत सम्मान करते हैं और बहुत मानते हैं उसको। ये सत्य बात है, क्योंकि देखिए आपके रक्त मज्जा में बहुत सारी चीजें परंपरा से आ जाती हैं, ट्रू। इसलिए वो चीज उसमें है। और मैं जो इतिहास की बात थी उसमें मैं एक बात भूल गया था, उसमें जोड़ूंगा तो इससे आसानी होगी समझने में। देखिए, चंपा देश का नाम था, और जब भारतीय मूल के लोग वहां पे शासन कर रहे थे, भारतीय नाम था उनका, और ऐसा ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ से लाखों लोग तब गए थे उस क्षेत्र में, भारत से गए थे। संस्कृति का ऐसा फैलाव हर क्षेत्र में, आपको वो कृषि हो, सिंचाई हो, खान पान हो, कपड़ा हो, पढ़ाई हो, शिक्षा हो, मंदिर हो, वहाँ की वास्तुकला हो, सब पर हिंदू धर्म जो है उसका वो छाया हुआ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर जो मैं बताना चाह रहा था कि चंपा देश का नाम था, और वहां के जो देशवासी थे वो अपने आप को चम कहते थे, चम। ये कई जगह क्या है कि अंग्रेजी के कारण उसको चाम कहा गया है, लेकिन ये जो मैंने पुस्तक दिखाई रमेश चंद्र मजुमदार, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने उसको चम कहा है, और मुझे लगता है वो ज्यादा सही है, क्योंकि चंपा से चम बन गया। तो आज भी आदित्य जी, ये प्रसन्नता की बात है कि वियतनाम के जो दक्षिणी हिस्सा है, उसके जो लोग हैं अपने आप को चम कहते हैं। और चम लोग जो हैं वियतनाम में, सरकारी जो उनके रिकॉर्ड है, उनके हिसाब से एक अल्पसंख्यक समुदाय है। और ये जो चूंकि दक्षिण का हिस्सा है, और आप परिचित हैं, तो सैगोन वहां पे जगह होती थी, उसी का नाम हो ची मिन सिटी हो गया है। तो दक्षिणी टिप है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो अरब से, भारत से और इधर से जो मुसलमान जाने लगे वहां पर, इधर 200-300 साल पहले, और वहां पर लोगों को मुसलमान बनाने का प्रयास किया, तो वो चम लोग जो थे, यानी चंपा के लोग जो थे, उनको मुसलमान बनाया गया। और आज की स्थिति यह है कि उनमें मुसलमान हैं अधिकतर, लेकिन बाकी जितने हैं वो सारे हिंदू हैं। और एक जगह मुझे आंकड़ा मिला है जिससे लगता है कि हिंदू बड़ी कम संख्या में नहीं है। 80,000 हिंदुओं के भविष्य में दिया हुआ है कि उनकी संख्या 80,000। और इंसिडेंटली जो चम मुसलमान हो गए हैं, उनके भी बहुत सारे रीति रिवाज, परंपराएं जो है ना, हिंदू धर्म से मिलती जुलती, क्योंकि वो मुसलमान हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम करते हैं रोज अपने जीवन में जो हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। तो आज आप कह सकते हैं कि वियतनाम में जो चम लोग हैं, यानी चंपावासी हैं, वो हिंदू धर्म के अत्यंत निकट हैं। और उनका भारत से तो अब आज के युग में आप जानते ही हैं कि सबका संपर्क संबंध बना है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने वहाँ के जो हिंदू मंदिर हैं, उनके रख रखाव के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार पैसा भी दे रही है, उनके संरक्षण का काम भी कर रही है। तो हमारे यहाँ से आना जाना भी लोगों का लगा हुआ है, लोगों का जुड़ाव है। लेकिन असली समस्या जो है वही है जो मैंने आपसे पहले उसकी तरफ
इंगित किया वो है कि पहले ईसाईयत और उसके बाद में कम्युनिज्म, इन दोनों ने वियतनाम का इतना बुरा हाल किया, इतना बुरा हाल किया कि उसके विषय में बहुत सारे लोग चर्चा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग रुचि भी नहीं रखते, लेकिन इसमें जटिलता इतनी है इसलिए लोग, शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोग बचते भी, क्योंकि जैसे आपने भी अपनी बातचीत में कही अमेरिका का नाम ले लिया आपने। देखिए, ये पिछले लगभग 100 साल के इतिहास में वियतनाम को लेकर के जब भी चर्चा होगी तो चर्चा होगी कि वियतनाम ने फ्रांस को हरा दिया युद्ध करके, वियतनाम ने चीन को हरा दिया युद्ध करके, वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया युद्ध करके। तो एक छोटे से देश के रूप में वियतनाम की ऐसी छवि हो गई है दुनिया में, विश्व में, कि इसने 3 बड़ी शक्तियों को पराजित किया है। और एक जगह मैं कहीं देख रहा था, उसमें यह भी वर्णन आया कि आज जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, यूएनओ है, उसमें जो 5 स्थायी मेंबर हैं उनमें से 3 को इसने हराया है, फ्रांस, यूएसए और चाइना। तो 3 देशों को वियतनाम ने हराया है। तो वियतनाम की जब चर्चा होती है, उल्लेख आता है, तो इस दिशा में अधिक चर्चा होती है कि जैसे वो बहुत बलशाली देश हो या युद्ध किया हो या उसने अनेक बड़ी बड़ी शक्तियों को हराया। लेकिन इसी क्रम में असली चीज जो छूट जाती है वो कि लेनिन, स्टालिन, माओ, फिदेल कास्ट्रो, पोल पॉट, इन जैसे जो दानव हुए हैं, इन जैसे जो नरपिशाच हुए हैं, जिन्होंने अपने देश में भयंकर अत्याचार किया है, अपने ही लोगों को मारा है लाखों करोड़ों की संख्या में, तो क्या हो ची मिन्ह उन सब लोगों से भिन्न थे? कम्युनिस्ट हो ची मिन्ह क्या थे? उन्होंने क्या किया था? इस विषय में आपको आदित्य जी चर्चा नहीं मिलेगी। ये अमेरिका, फ्रांस, चीन या रूस, इसके कारण जो कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया अत्याचार है वो बात छुप जाती है, कोई आपसे चर्चा नहीं करेगा और इस पर आपको साहित्य भी नहीं मिलेगा। मैं स्वयं इस पर अध्ययन कर रहा हूं, बहुत कम साहित्य मिलेगा। तो मैं इसी पर जो है एक मैं हल्का सा पॉइंट बोल रहा हूँ डाइवर्जन के लिए। अमेरिका में आज भी वियतनाम वॉर वेटरन्स की जब भी परेड निकलती है, आधे से ज्यादा लोग उसमें नाराज होते हैं, क्यों निकाल रहे हैं उनको, ये हार क्या है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, देखिए ऑनर तो करते हैं वो लोग, क्योंकि वॉर वेटरन ऐसा करके ऑनर तो करते हैं, लेकिन अपोजिशन बहुत होता है वियतनाम वॉर के किसी भी। मैं एक मीटिंग में गया था, वहां पे कुछ वियतनाम के वेटरन्स थे, आधे लोग खड़े नहीं हुए, आधे लोग खड़े हुए, और ये सारे बुजुर्ग लोग थे, तो आधे लोग खड़े हुए, आधे लोग नहीं खड़े हुए। तो मैं किसी को पूछा कि ये ऐसा कैसे हुआ, बोलते हैं कि वी नेवर सपोर्टेड वियतनाम वॉर। आधे लोगों ने बोला, कुछ मतलब एक लोगों को मैंने बात किया, और दूसरों ने बोला वी सपोर्टेड वियतनाम वॉर बिकॉज इट वाज माय फैमिली मेंबर हु फॉट डिस्पाइट नोइंग दैट वी आर रॉन्ग। तो एक जो मॉरल जो डिलेमा है, दैट इज वेरी हाई। बहुत अच्छी बात कही आपने, आप असल में क्रक्स तक पहुंच गए। देखिए ये तो आपका इसको विनोदपूर्ण ढंग से लोग कह देते हैं कि अमेरिका हार गया, अमेरिका हार गया, लेकिन सच्ची बात यह है कि अमेरिका ने युद्ध ही पूरी तरह से जोर लगा के नैतिक बल के साथ नहीं किया, और यही कारण है कि वो हाफ हार्टेडली कभी कुछ, और देश में उसको समर्थन नहीं मिला, जन समर्थन, क्योंकि अमेरिका में जो भी हो लोकतांत्रिक तंत्र है, वहां पे सिस्टम बना हुआ है, तो वहां जो विपक्ष के लोग रहे होंगे या आम लोग रहे होंगे, उन सब लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने विरोध किया। और दूसरा एक आपको और भी, मतलब मैं तो विषय मेरा दूसरा है, लेकिन इस पर इतना ही कह दूं आपको आदित्य जी कि अमेरिका का जो वियतनाम में युद्ध था, एक कोल्ड वॉर का आप कह सकते हैं वर्स्ट फॉर्मेट था। कोल्ड वॉर में ऐसा था कि अमेरिका भयभीत था, अमेरिका को यह लगता था कि वियतनाम एक ऐसा देश है जिसको हमें कम्युनिस्ट नहीं बनने देना है। उसका उद्देश्य वियतनाम जीतना वगैरह नहीं था। जब युद्ध चल रहा था तब भी, उससे पहले भी, ये कितनी बार हो ची मिन्ह से कहा गया, या हो ची मिन्ह तो 1969 में मर गया, उसके बाद के दूसरे लोग थे, उनसे कहा गया कि यदि तुम लोकतंत्र स्थापित कर लो, जो पश्चिम में लोकतंत्र है या जो भारत में था उस समय,
तो हम यहां से चले जाएंगे, युद्ध विराम हो जाएगा, यहां तक कहा गया था। लेकिन हो ची मिन्ह, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिस्ट नेता था, उसको ये सब नहीं चाहिए था। वो स्वयं लोग, कम्युनिस्ट जो है वो लोकतंत्र का विरोधी नहीं होता है, उसका दम घोटता है, उसका गला घोटता है। ऐसा व्यक्ति क्यों तैयार होता उसके लिए? इसीलिए नॉर्थ साउथ विभाजन हुआ और दोनों में युद्ध हुआ। और मैं मानता हूं कि चूंकि अमेरिका पूरी ताकत लगाकर लड़ नहीं रहा था, उसके पीछे जो एक, जैसे आपने कहा, नैतिक बल होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णायक युद्ध नहीं था। वो लगा हुआ था किसी तरीके से कि चलो अब पूरा वियतनाम नहीं बचा तो आधा ही बच जाए, इसी में लोकतंत्र आ जाए, इसमें कम्युनिज्म को हम रोक लेंगे। इस तरह का उसका, कहिए कि, अप्रोच था। और इसीलिए अमेरिका की पराजय हुई और अमेरिका वहां से चला आया। अन्यथा बहुत आसान नहीं होता वियतनाम के लोगों को अमेरिका को हराना। अलग अलग कारण है कि वहां का टेरेन कैसा था, वहां पर्वत कैसे थे, जंगल कैसे थे, स्थानीय लोग परिचित थे। तो ये तो अमेरिका पहले भी जानता था कि हम बहुत दूर जाकर युद्ध कर रहे हैं। तो इसमें सच्चाई ये है आदित्य जी कि अमेरिका डरा हुआ था अंदर से कम्युनिज्म को लेकर, और ये सारी दुनिया में अमेरिका ने किया है। जहां जहां उसको कम्युनिज्म से डर लगता था, वहां वहां कुछ न कुछ ऐसे करके वो युद्ध करने का प्रयास करता था। और सच्चाई बाद में ये लगी कि उसको इतना डरना नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि इधर रूस, इधर चीन, सब लोग वियतनाम का साथ देंगे और पता नहीं वियतनाम के आगे कहां कहां कम्युनिज्म फैल जाएगा। जबकि सच्चाई ऐसी नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा कि चीन से खुद ही लड़ना पड़ा वियतनाम। 1979 में वियतनाम और चीन के बीच में युद्ध हुआ। 16 दिन का लंबा युद्ध हुआ, कोई छोटा युद्ध नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, उसमें चीन हार गया। तो इसलिए जो अमेरिका का भय था वो अकारण था। आप जानते हैं अमेरिका में बैठ के कि देखिए, कोल्ड वॉर में बहुत कुछ भय से ही होता था, तथ्य नहीं होता था। लेकिन आप जो है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से आपको लगता था कि नहीं, रात को कोई मुझे हमला कर देगा, मार देगा, कहीं से मिसाइल आ जाएगा। तो आज भी शुरू कर दिया है, हवाई में आज भी शुरू कर दिया है कि छुप जाओ, न्यूक्लियर वेपन हो जाए। हाँ, तो इसलिए वो अमेरिका के सामने ये संकट था कि उसको डरा हुआ था, उसको लगता पता नहीं क्या कर देंगे। तो जो भी हो, अब तो ये अतीत की बात है। मैं अब मेन आता हूं आपको हो ची मिन्ह पर, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी पर, क्योंकि जिसने क्या किया, पोल पोट, स्टालिन, लेनिन, माओ, इन लोगों की तरीके से, तो मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं। देखिए, हो ची मिन्ह अपने आप में एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। विचित्र प्राणी इसलिए कि स्टालिन की वार्ता में मैंने शायद कहा होगा कि स्टालिन ने बचपन से लेकर के, जब खुद को उसने स्टालिन कहा, स्टालिन नाम किसी ने दिया नहीं, स्टालिन ने खुद ही अपना नाम स्टालिन कहा, क्योंकि रूसी भाषा में स्टालिन का, स्टाल का मतलब ये होता है स्टील होता है। उसने अपना नाम रख लिया, समझिए कि इस्पाती, कि मैं स्टील की तरह मजबूत आदमी हूं। तो जो स्टालिन नाम रखा, उससे पहले उसने अपने अनेक नाम रखे थे, अनेक नाम रखे थे। यही हाल हो ची मिन्ह का था। हो ची मिन्ह एक साधारण घर में पैदा हुआ था, उसके पिताजी कुछ पढ़े लिखे थे, और उस समय फ्रांस का शासन था वियतनाम में। इसने भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, और इसके बाद से ये निकल गया बाहर। ये गया फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का ही शासन था, तो फ्रेंच भाषा सीख ली, अच्छी खासी फ्रेंच भाषा सीख ली। उसके बाद में फ्रांस में कुछ काम भी किया, इंग्लैंड में भी काम किया, फिर चीन में भी काम किया। इस प्रकार से यह व्यक्ति अच्छा खासा घूम चुका था और दुनिया की समझ पैदा हो गई थी। और फ्रांस में ही 1920 में फ्रांस की जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उसके कहिए कि ये फाउंडिंग फादर, यानी जो स्थापना करने वाले सदस्य होते हैं, वो जो है हो ची मिन्ह वहां पे बन गए फ्रांस में। फ्रांस से लौटने के बाद वियतनाम में उन्होंने कुछ खास किया नहीं। वियतनाम में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन वहां पर अनेक पार्टी थी, अनेक पार्टियां थी जो युद्ध कर रही थी, या कहिए कि विरोध कर रही थी। जैसे भारत में यहाँ अन्यत्र हो रहा था फ्रांस के विरुद्ध, यानी उसको, फ्रांस को भगाना है और देश को स्वतंत्र करना है। इस बीच में हो ची मिन्ह की कोई विशेष भूमिका नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां लड़ रही थी। उनमें एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जिसका नाम ही था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडो चाइना, मतलब चूंकि वियतनाम नाम का कोई शब्द नहीं था, वियतनाम नाम का कोई देश नहीं बना था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडो चाइना नाम था उसका। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम हुआ। तो उसमें हो ची मिन्ह थे।
हो ची मिन्ह की कोई विशेष भूमिका नहीं थी, वो इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ऐसा समय आए जब मैं कूद जाऊं और राजनीति में प्रवेश करूं और सक्रिय भूमिका निभाऊं। यह समय आ गया 1941 में, जब जापान ने हमला कर दिया, जापान ने उस पर कब्जा कर लिया वियतनाम पर। हो ची मिन्ह ने अपनी पार्टी को थोड़ा बहुत फैलाया और जो है गांव-गांव में घूम करके क्रांति की जो चेतना होती है वो जगाने लगे और जापान के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। लेकिन यहाँ पर बताना आवश्यक है कि 1930, 35, 40 के आसपास जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडो चाइना कह लीजिए, उसकी जो भूमिका थी वो शुरू से स्पष्ट थी। ये जापान से कम लड़ना या फ्रांस से कम लड़ना चाहते थे। ये जो प्रतिस्पर्धी पार्टियां थी, दूसरी पार्टियां थी, उनको मारने में, हराने में ज्यादा इनको रुचि थी। और यही काम माओ ने किया था चीन में, और कुछ हद तक ऐसी ही भूमिका आपको स्टालिन और लेनिन की भी रही है रूस में। क्योंकि इनका ये होता है कि दूसरी कोई पार्टी बचे ही नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा वन पार्टी सिस्टम को मानती है। तो वियतनाम में भी ऐसा ही था, इनकी रुचि ये होती थी कि हम दूसरों को मार दें, और इन्होंने अनेक दूसरी पार्टी के जो प्रमुख थे, लोग थे, उनकी हत्या कर दी। और ये करते करते 1941 के बाद जापान के संघर्ष किया, लेकिन साथ में दूसरों को भी मारते रहे। जापान जो है वहां से, जैसे मैंने बताया, 1945 में चला गया। उस समय तक हो ची मिन्ह का थोड़ा बहुत फैलाव हो गया था, और जापान के जाने की जो शून्यता थी, और इसी की प्रतीक्षा में थे लोग कि जब ही जापान जाएगा तो एक राजनीतिक शून्यता पैदा हो जाएगी। उस शून्यता को, चूंकि एक ही पार्टी बचेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो उस पार्टी को भरे, उस शून्यता को भरे। तो यहां पर हो ची मिन्ह की भूमिका स्पष्ट हो गई, और हो ची मिन्ह ने घोषित कर दिया कि भाई वियतनाम जो है स्वतंत्र हो गया है, और अपना इन्होंने जो राजधानी है वो हनोई में बनाया उसको, वो उत्तरी वियतनाम है। और वहां पर इसके बाद में वो अपना शासन एक हिसाब से उन्होंने शुरू किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी शासन शुरू हुआ था, तभी फ्रांस आ गया। फ्रांस ने जब दावा किया कि इस पर हमें हमारा अधिकार होना चाहिए वियतनाम पर, तब जाकर के इन्होंने कहा कि तब तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो फ्रांस और हो ची मिन्ह और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, या वहां के लोगों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया 1946 में। और यह युद्ध जो है 1952-53 तक आते आते फ्रांस जो है ना परास्त हो गया, परेशान हो गया। उसको लग ही नहीं रहा था कि वो किसी प्रकार से इन लोगों को जीत सकेगा, क्योंकि एक तो आप समझते हैं कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनको बहुत कुछ मालूम होता है, और इस बीच में चूंकि जापान 5 साल रह चुका था तो ये लोग बलशाली हो गए थे। अंत में ये एक जिनीवा अकॉर्ड हुआ है, जहां पर जाकर के 1954 में जब फ्रांस ने कहा कि ठीक है हम यहां से निकल जाते हैं और वियतनाम जो है वो एक स्वतंत्र देश हो जाएगा, और उसी समय में कंबोडिया, लाओस सबको अलग कर दिया गया। अब यहां पर जब ये बात हो गई, तब नए सिरे से चर्चा शुरू हुई कि भाई ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं और ये तो सारे वियतनाम में फैल जाएंगे। तब जाकर के फ्रांस ने दोबारा प्रयास किया कि नहीं, हम जो है ये नहीं होने देंगे। तो जिनीवा अकॉर्ड में जो कहते हैं 17th और 16th पैरेलल, ऊपर और नीचे का हिस्सा, उसमें देश को बांट दिया गया, और उसमें ये हो गया कि वो एक स्थान विशेष से दक्षिण का हिस्सा है, उसमें फ्रांस का शासन होगा, उत्तर का जो हिस्सा है उसमें वियतनाम का शासन होगा। बाद में इसी कारण से अमेरिका का प्रवेश होता है इस युद्ध में, जो युद्ध चलता है 1973 तक, जबकि 1969 में ही हो ची मिन्ह जो है मर जाते हैं। तो हो ची मिन्ह ने देखा नहीं कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ, ये एकीकरण उनकी मृत्यु के बाद हुआ। तो ये मोटे तौर पे ये कथा है वियतनाम की। इस बीच में मैं भूमिका पर फिर से वापस आता हूं कि हो ची मिन्ह ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या काम था, और वो दुनिया में इस बात को उजागर हमें करना है, हमें लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब मैंने कहा आपसे कि वो फ्रांस से जब युद्ध चल रहा था, तब भी उत्तर का जो हिस्सा था उस पे एक हिसाब से हो ची मिन्ह का शासन था। अब हो ची मिन्ह ने शासन संभालते ही पहला काम क्या किया, आप जानते हैं कम्युनिस्ट देशों में क्या होता है, एक बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि सारे लोग मिल करके आप उसमें खेती कीजिए, आपकी जमीन नहीं, जमीन सरकार की है। तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन होता है, इसमें समस्या ये होती है कि जैसे मुझे ये ड्यूटी दे दी गई, इसको आप अच्छी भाषा में कहें तो इसको आप कह सकते हैं कि जबरन जिससे मजदूरी कराई जाती है, फोर्स लेबर, बलात् काम कराया जाता है।
क्योंकि मुझे ये कहा जाएगा कि तुम जाओ, सरकारी फार्म है, जमीन है, उस पर तुम खेती करो और इतने घंटे तुमको काम करना है, मुझे कुछ मजदूरी मिलेगी, उसकी जो उपज होगी वो उपज सरकार ले जाएगी, उस उपज पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तो इसलिए ये जो नारा है कि हम जिसके पास भूमि नहीं है उसको हम जमीन देते हैं, वो जमीन वाला हो जाएगा और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, भूपति हैं, वो इससे दूर हो जाएंगे। तो इस क्रम में आप ये कल्पना कीजिए आदित्य जी कि कोई व्यक्ति अब सरलता से, आसानी से अपनी भूमि तो किसी को नहीं देगा, अगर आपको छीनना पड़ेगा। ये छीनने की जो प्रक्रिया है ये इतनी पीड़ादायक है, इतनी भयंकर है कि उसमें एक आंकड़ा बताता है कि 1000 लोगों में से एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाना अनिवार्य था। ये किया गया कि एक व्यक्ति को तो तुम्हें मारना ही मारना है। अब कैसे मारना है? तो वो जो जमीन का मालिक है उसको, ताकि वो जमीन गरीब में दे दी जाए। अच्छा, वो ये भी परिभाषा बहुत कठिन है कि धनी किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 एकड़ जमीन का मालिक है, लेकिन हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप लग गया कि ये धनी है, तो वो धनी है। मतलब ये है कि आप पर दोष सिद्ध नहीं होना है, लेकिन जो आरोप लग गया वो अपने आप में दोष सिद्धता का प्रमाण है, दोष सिद्धि का। आप दोषी सिद्ध हो गए। तो ये हुआ कि ऐसे लोगों को 1000 में से एक व्यक्ति, और संख्या निकाल के बताई गई है कि जो गांव है, उस जितने गांव थे और 1-1000 की संख्या से अगर आप गुणा भाग करेंगे तो 15,000 गांव के लोग, उनको अलग अलग गांव में उनको फांसी दे दी गई। और फांसी देने की विधि यह थी कि गांव में हजारों लोगों को बुलाया जाता था, उनके बीच में उस तथाकथित जो धनी व्यक्ति है उसको खड़ा किया जाता, उनको मारा जाता सब लोगों के सामने, ताकि बाकी लोगों में भय का संचार हो और कोई ऐसा काम नहीं करे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो भूपति हैं और इन लोगों को मारने का एक कारण यह भी था एक कारण कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक हिसाब से कहिए कि सीधा संपर्क मजदूरों से हो रहा है या भूमिहीन किसानों से हो रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि अरे हमारे लिए तो बड़ा हितकारी शासन आ गया है और धनी मनी लोग आपको कटने लग जा रहे हैं। तो ये पहला एक बहुत ही भयंकर काम किया हो ची मिन्ह ने कि लोगों को मारा, और इसमें संख्या 50,000 से 1 लाख है जिनको जेल में रखा गया। जेल को लेकर के वही रीति नीति थी जो रूस में और चीन में थी कि जेल कोई सामान्य जेल नहीं होती थी। इसको वो नाम देते थे री एजुकेशन कैंप, और री एजुकेशन का कैंप का मतलब होता था कि जो व्यक्ति गया वो शायद ही जिंदा बचता था। बहुत कम लोग होते थे जो जीवित बचते थे, क्योंकि एक आंकड़ा दिया हुआ है कि कोई स्थान है मान लीजिए जहां पे किसी जेल में 200 लोग रह सकते हैं, तो उनमें 500 लोग ठूंसे जाते थे, 800 लोग ठूंसे जाते थे। और ऐसी भयंकर स्थिति होती थी कि वहां शुद्ध हवा लेने के लिए, यानी सांस लेने के लिए लोग तरस जाते थे। भोजन का बहुत ही अभाव होता था। नतीजा यह होता था कि ऐसे एजुकेशन कैंप, जिनको कहा री एजुकेशन कैंप कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसमें उनका प्राणांत हो जाता था, वो मर जाते थे। तो ये हुआ कि किसानों को, जो थोड़े से धनी मनी किसान थे, उनको फांसी दी गई, शेष को ऐसे री एजुकेशन कैंप में भेजा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना करने के बाद आपने उस खेती में क्या उपलब्धि हासिल की? तो आदित्य जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे जैसे ये काम चलना शुरू हुआ वैसे वैसे अन्न का उत्पादन घटता गया, क्योंकि आप मुझे फोर्स करके मुझसे कितना काम करवा लेंगे। और उसमें एक थोड़ी सुविधा ये दी हुई थी कि भाई थोड़ा बहुत अनाज तुम ले सकते हो। तो अनाज मैं लेके भी क्या कर लूंगा? अगर मैं खा लूंगा और मेरे से जो अधिक सरप्लस मेरा अनाज है, तो सामान्य स्थिति में किसान उस अनाज को बेचता है, और जो बेचता है वो बाजार मूल्य पर बेचता है। लेकिन यहां पर यह कानून बना दिया गया कि बाजार मूल्य का 8वां हिस्सा वह मूल्य था जिस मूल्य पे आपको बेचना है। ये कम्युनिस्ट शासन का मूल्य था, जो मूल्य निर्धारित किया गया था। तो 8वें हिस्से पर कोई क्यों बेचेगा? तो लोगों ने बड़ा प्रतिरोध किया, इतना प्रतिरोध किया कि लोग गुस्से में अपने ही सुअरों को काट के मारने लग गए, अपने ही खेती को बर्बाद करने लगे। एक उदाहरण दिया हुआ है कि हजारों ट्रैक्टर को लोगों ने डिसफंक्शनल बना दिया, उनको गुस्सा आता था। परिणाम यह हुआ कि कहां मैं 52 की बात कर रहा हूं, वहां से लेकर के 1986 तक, यानी
30 वर्षों तक उत्तरी वियतनाम में अन्न का उत्पादन निरंतर घटता गया। एक इसका परिणाम यह हुआ कि प्रति व्यक्ति जो भोजन होता है उसकी उपलब्धता भी घटती गई। 15% से अधिक जो अन्न है वो वियतनाम को बाहर से लेना पड़ा, जबकि वियतनाम अपने आप में चावल के लिए अति प्रसिद्ध देश, उसकी यह हालत हो गई। इसके अतिरिक्त बौद्धिकों को चुन चुनकर मारा गया, क्योंकि जैसे आपने रूस में देखा होगा, आपने चीन में देखा होगा, कभी भी कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी बुद्धिजीवी को देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको सीधा लग जाता है कि यह बुद्धिजीवी है, ये सोचने वाला व्यक्ति है, इसके मस्तिष्क में कोई दम है, यह हमारे किसी काम की विवेचना कर सकता है, उसकी निंदा कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। तो इन लोगों ने ये सारे एक एक जो है बौद्धिक को चुन चुन करके इनको भी री एजुकेशन कैंप जैसी जगह में डालना शुरू कर दिया और उनमें अधिकांश मर गए। आज का उदाहरण मैं देता हूं, उससे और मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। आज वियतनाम, चीन और जिसको कहते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ 3 ही दुनिया के देश हैं संभवतः जो आज भी कम्युनिस्ट हैं। और वियतनाम में जो आज की स्थिति है वह भी बिल्कुल कम दयनीय नहीं है। वहां पर एक पार्टी का शासन है और नाम के लिए चुनाव होता है। 499 सदस्य हैं वहां पर विधानसभा में या संसद में, जिनमें से 485 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के सदस्य होते हैं अभी, और 14 जो बाकी हैं वो भी इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चुने गए लोग हैं या उनके ही प्रत्याशी बनाए गए लोग। तात्पर्य है मेरे कहने का कि 499 में एक भी व्यक्ति किसी विपक्षी दल का नहीं है। वहां पर आज भी जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप सामूहिक रूप से कोई हड़ताल, प्रदर्शन, विरोध कुछ भी नहीं कर सकते। आज भी शिक्षा में चले आइए तो आज भी कोई प्रोफेसर, वहां जो शिक्षा है और उसका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो वही है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है। और उसमें क्या है, हो ची मिन्ह का गुणगान करना है आपको, कम्युनिस्ट पार्टी की जो आर्थिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली है, उसी को पढ़ना है और उसी को पढ़ाना है। दूसरा कोई विषय यदि आप पढ़ाते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। न्याय व्यवस्था जो है बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। न्याय वही होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी, क्योंकि वही लोग जज बनाते हैं और उन्हीं का बनाया हुआ कानून है जिसका पालन करना है। यहां तक कि सोशल मीडिया के इस युग में भी वियतनाम अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करता है कि सोशल मीडिया के द्वारा भी सरकार की या कम्युनिस्ट पार्टी की कोई आलोचना न हो और उस पर लगाम लगाई जाती है। ये मैं आज की स्थिति बता रहा हूं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह पहले क्या स्थिति रही होगी उसकी। मैं ये मानता हूं कि वियतनाम के लोग बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं हुए। वियतनाम के लोग पहले ईसाइयों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया और उसके बाद कम्युनिस्टों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। हिंसा को लेकर के हो ची मिन्ह के समय में भी एक बार तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कहा जाता है कि हजारों हजारों लोगों को हो ची मिन्ह ने मरवाया है, और वो जो आप कहते हैं दूसरी पार्टी के लोग हैं उसको मरवाया, अपनी पार्टी में भी, क्योंकि ये लोग तो मानते नहीं। जैसे स्टालिन ने धीरे धीरे करके अपने सारे मंत्रियों को मारा था, चीन में माओ ने भी अपने मंत्रियों को मरवाया था, वैसे ही हो ची मिन्ह ने भी अपनी पार्टी में शुद्धिकरण करने के लिए ऐसा काम किया कि हजारों लोगों को मारा। उसी तरीके से आर्मी ने, ये जो सेना है, सेना में भी यही काम किया गया कि कहीं हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारा विरोध करता है या हमारी आलोचना करता है, उनको भी चुन चुन के मारा गया। और ये बहुत बड़ा कारण है कि आप देखेंगे आदित्य जी की जो दक्षिण वियतनाम है, दक्षिणी हिस्सा, वो चूंकि फ्रांस के अधीन रहा, बाद में एक हिसाब से अमेरिका के अधीन रहा, और जब वह 1975 में अंततोगत्वा उत्तरी वियतनाम से मिलता है और वहां पर उत्तरी वियतनाम के कम्युनिस्ट लोग जाते हैं, उनको सताते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहां भी री एजुकेशन कैंप में डाला गया।
लेकिन जब वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करते हैं जिनमें कलेक्टिवाइजेशन और अन्यत्र चीजें होती हैं, उन लोगों ने घोर विरोध किया। उनका विरोध इतना भयंकर था कि इनको कम्युनिस्टों को झुकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि दक्षिणी वियतनाम में आप कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम्युनिस्टों की जो मार है वो बहुत कम पड़ी है। और दूसरा उनको जो सहारा मिला वो ये था भागने का। भागने का ऐसा है इतिहास जिस पर भी लोगों का ध्यान कम जाता है, क्योंकि ज्यादातर ध्यान जाता है कि फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, चीन ने क्या किया, तो ये हो ची मिन्ह एक नायक के रूप में, हीरो के रूप में बन जाते हैं। सच्चाई ये है कि वियतनाम आज संसार में तीसरे या चौथे नंबर पे है जिसके यहाँ के लोग संख्या के दृष्टिकोण से वियतनाम छोड़कर भाग चुके हैं। अब इसमें एक जो वर्गीकरण में एक जो वर्ग है भागने वालों का, उनको बोलते हैं बोट पीपुल। आप ये सोचिए आदित्य जी कि वियतनाम से भागने के लिए लोगों ने सीधा सीधा कुछ नहीं देखा कि कैसी नाव है, कैसी नौका है, टूटी फूटी, उस पर सवार हो गए और समंदर में चले गए। इनमें से हजारों लोग जो समुद्री डाकू होते हैं उनके द्वारा मारे गए। हजारों लोग समुद्र में डूबकर मर गए, क्योंकि वो ऐसी नौका भी नहीं थी जो बहुत ही अच्छी हो, आपको सुरक्षित रह सके। और मलेशिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक के तटीय प्रदेश पे ये लोग पहुंचे। और ऑस्ट्रेलिया में आज भी वहां पर कुछ लाख कहते हैं कि वियतनामी हैं, और मलेशिया में भी हैं। और मलेशिया में चूंकि नजदीक था तो ज्यादातर लोग पहुंचते थे, और वहां से फिर दूसरे दूसरे प्रकार से लोग बाहर बाहर के देश में जाने लगे। आज की संख्या बताती है कि आज वियतनाम की कुल जनसंख्या 10 करोड़ है, लेकिन वियतनाम छोड़ के भागने वालों की जो संख्या वो 40 लाख है। और 40 लाख में सबसे बड़ी बात है कि 22 लाख लोग केवल आपके यहां अमेरिका में, और उन 22 लाख में भी सर्वाधिक लोग कैलिफोर्निया और टेक्सास में। और मैं एक वीडियो देख रहा था, टेक्सास या कैलिफोर्निया का होगा, कि वहां पर जो स्थानीय वियतनामी लोग हैं उनका एक वीडियो स्टोर है। उस वीडियो स्टोर में हो ची मिन्ह की एक तस्वीर बनाई हुई है, और तस्वीर के चारों ओर बल्ब लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, और वहां पर वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है। वीडियो इस बात के लिए बनाया गया था कि वहां पर सैकड़ों वियतनामी लोग पहुंच गए और उन्होंने मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जब तक तुम इस तस्वीर को नहीं हटाते हो ची मिन्ह को, कम्युनिस्ट पार्टी के इस झंडे को नहीं हटाते हो, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। उनका प्रदर्शन चल रहा। मतलब यह है कि उनको इतनी ज्यादा घृणा है वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से और हो ची मिन्ह से, क्योंकि वो सताए हुए लोग हैं जो वहां से भागे हैं। और धीरे धीरे करके जो यहाँ चले आए अमेरिका में, बाद में अपने बहन भाई परिवार और भी जो लोग हैं उनको भी ले आए वहां से। तो आप देखिए कि लोगों ने जान की बजाय बाजी लगा करके समुद्र में छलांग लगा दी कम्युनिस्टों के अत्याचार से बचने के लिए। लेकिन इस बात की जानकारी या चर्चा बहुत कम होती है हमारे देश में या अन्यत्र भी। जब भी हो ची मिन्ह की बात आएगी तो ये होगा कि वो बहुत बड़े नायक थे और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और ये सारी बातें पीछे के पीछे दब जाती हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज भी वियतनाम में लगभग कह सकते हैं कि उसी तरह का अत्याचार है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, मिलने की स्वतंत्रता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप बहुत ही आराम से नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। जो वहां पे धर्म है 15-20 जो रजिस्टर किए हुए हैं, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस हिंदू धर्म के कारण वियतनाम आज इस धरती पर है, उस हिंदू धर्म को आप कह लीजिए मान्यता प्राप्त नहीं है उस वियतनाम। और शेष धर्म भी हैं, उनको मनाने के तौर तरीके में अधिकतर आप निजी स्वरूप में रहिए, अपने घर में रहिए या मंदिर में बंद करके रहिए। लेकिन जैसे आप चाहते हैं हमारे भारत में होता है कि आप सड़क पर निकल जाइए, जय जयकार कीजिए, ये सब करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। यह स्वतंत्रता भी नहीं है वहां। तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी तरह की, इसको कहते हैं सामाजिक, राजनैतिक, यह स्वतंत्रता उनके पास में नहीं है। वहां जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनने का तरीका है वो यही है कि उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं उन्हीं में से उनको चुन लिया जाता है।
कोई किसी का प्रश्न नहीं उठा सकता, किसी तरह का कोई प्रश्न बनने का औचित्य नहीं है वहां। आप समझ लीजिए कि चीन में और वियतनाम में कोई अंतर नहीं है, शासन पद्धति एक ही है, और दोनों ने आर्थिक क्षेत्र में यह क्या किया है, उदारीकरण किया है दोनों ने। उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। बाद में जब मैंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात कही, ये कम्युनिस्टों की घोर पराजय है कि 1986 में एग्रीकल्चर को लेकर के जितने सुधार इन्होंने किए थे, जिसको कम्युनिस्टिक आप कह सकते हैं रिफॉर्म, सब इनको वापस लेने पड़े। नतीजा क्या हुआ कि कृषि में वहां लोगों को भूमि दी गई, कहा गया कि तुम जो चाहो उपजाओ, जैसे चाहो बेचो, जिस कीमत पर चाहो बेचो। और ये जब हुआ 1986 में, तो 6 साल के अंदर वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया चावल का, और आज थाईलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में कम्युनिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। पश्चिम से निवेश भी आते हैं, बहुत सारी कंपनी जो चीन में नहीं काम करती हैं या चीन से भागना चाहती हैं, उन्होंने वियतनाम में अपनी जड़ें जमा ली हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हुई है और आर्थिक क्षेत्र में कम्युनिज्म का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन शेष क्षेत्र में कम्युनिज्म की पकड़ वैसी ही है जैसी लगभग हो ची मिन्ह के समय थी। बस अंतर यह है कि अब जो किसी को मारा जाता है वो बड़ा ही टारगेटेड होता है, क्योंकि अब वर्गीय युद्ध संभव ही नहीं है। जो वर्ग जिसको मारना था, आपने उस वर्ग को मार दिया, अब बचा क्या आपके सामने? तो इसलिए वर्गीय युद्ध नहीं है, लेकिन टारगेटेड किलिंग है। टारगेटेड जो है, जो भी आप कर सकते हैं, वो हो रहा है आज भी। मैं जो समझ पाया हूं वियतनाम को, वो यह है कि वियतनाम का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उसने सनातन और हिंदू जैसे धर्म को त्याग दिया। और इसमें जो मैंने नाम बताया कि आज मैं बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ। आप खुद बता रहे थे उसमें जब मैंने मानचित्र दिखाया कि जो मीकोंग नदी है वो असल में माँ गंगा है। माँ गंगा है मीकोंग। आप सोचिए कि भारतीयता कितनी है। मैंने उस दिन दिखाया था, एक शहर का नाम था चंपा में अमरावती। आज देखिए कि कम्युनिस्टों के कारण उस अमरावती का नाम हटा करके क्वाग नाम कर दिया है, क्वाग नाम। दूसरा पांडुरंगा मैंने कहा था, उस पांडुरंगा को इसने फान रंग बना दिया है। ये सारे चीनी टाइप के जो शब्द हैं, ऐसे ऐसे नाम इन्होंने बना दिए हैं। तो क्या हुआ, आप देखिए कि सत्यानाश किया वहां की संस्कृति का ईसाइयों ने, कम्युनिस्टों ने मिलकर के। और आज नतीजा यह है, जैसे मैंने कहा कि अपनी भाषा, अपनी लिपि सब खो चुके हैं, क्योंकि एक बार जब सनातन गया तो इनका सब कुछ लुट गया। आज मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे देश से बहुत ही अच्छा संबंध है वियतनाम का, भारत का। भारत को यह बात रखनी चाहिए कि हिंदू धर्म को वियतनाम में मान्यता दी जाए और वहां पर हिंदू धर्म पर काम हो, और संभव हो तो कुछ शब्द जो बचे हुए हैं उनको भी बचाया जाए, क्योंकि इससे हमारा भी भला होगा, वियतनाम का भी भला होगा। केवल इस तरह के नाम रखने से भला नहीं होगा। और असली चंपा तब निकलेगा जब हिंदू धर्म का वहां पर पुनर्जागरण होगा, उसकी पुनर्जागृति होगी, और तभी वो बलशाली होगा। अन्यथा इसी तरह के नरपिशाच पैदा होते रहेंगे जो एक दूसरे को मार मार के खत्म कर देंगे। और हो ची मिन्ह इसलिए ऐसा आदमी बन गया कि पहले वो ईसाइयों के संपर्क में आया, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जाना। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में आदित्य जी आपके कार्यक्रम करूंगा कि संसार में राजनीतिक जितनी हिंसा हुई है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन है। लेनिन और स्टालिन भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही प्रेरणा पाते थे कैसे मारा जाए, और वहां पर हो ची मिन्ह रहे थे। उसके बाद ईसाई कैसे दूसरों को मारता आपको पता है, उसके बाद कम्युनिस्ट कैसे मारता आपको पता है। तो ये सारे का मिला जुला जो चरित्र है वो हो ची मिन्ह का है। एक ही अच्छी बात है कि हो ची मिन्ह ने विवाह नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रह्मचारी हूं और विवाह करने का मुझे समय नहीं मिला, और 1969 में उनका देहांत हो गया, वो दुनिया से चले गए। एक मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा इधर आपके। पहली बात तो महेंद्र पर्वत जो महाभारत में मेंशन है, महेंद्र पर्वत पृथ्वी पे अनेक जगह है, एक वियतनाम में भी है। और दूसरा जो है, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली थी, शिव जी का वहां पे मंदिर है, और मिकोंग के बारे में आपने सही बताया, क्योंकि मिकोंग माँ गंगा का ही रूप माना जाता है।
और दुनिया में पूरी पृथ्वी पे गंगा का ही रूप है, आकाश गंगा से मंदाकिनी आती है, उनका ही पूरा रूप है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक एक जो उनके जो पूर्वी देश के जो पूर्वी तट के जो मतलब वहां पे एक ही तट है, पूर्वी तट है, लेकिन जो पूर्वी तट है, दक्षिणी तट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्वी जो तट है वहां पर चोला के महाराजों का बहुत शासन था वहां पे। तो देखा जाए तो पूरा चाइना का ट्रेड था, वियतनाम के पोर्ट से था, ऊपर नहीं था उसके ऊपर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के विषय में आपने बात किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को तो पूरी दुनिया में कल्चर बढ़ाना चाहिए, यहाँ तक कि मैक्सिकन के नेटिव्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आने चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो भी लोग हैं, मैं बहुत विषय में लिख चुका हूँ और मेरा बहुत रिस्पेक्ट है उनको, साधुवाद, उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सुझाव दे रहा हूँ कि आप लोगों का दायित्व सिर्फ भारत नहीं है, आपका दायित्व दुनिया भर के नेटिव्स है, जो भी पुरानी सभ्यता है, क्योंकि उस हिसाब से दृष्टि देखेंगे तो आपको सनातन धर्म हर जगह दिखाई देगा। बस नहीं बोलना नहीं, आपकी बात पर बस एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ मैं, एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं। मेरे सामने एक कागज है, ये इंडिया वियतनाम रिलेशंस है और हमारे जो देश में विदेश मंत्रालय है उसका छापा हुआ है। हमारे विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइएगा, हर देश के विषय में ये जानकारी आपको मिलेगी। आप आदित्य जी ज्ञानी है, मैं एक वाक्य पढ़ता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसको लिखने वाले जितने अधिकारी हैं वो वियतनाम को क्या समझते हैं। क्योंकि जब आप ही नहीं समझेंगे तो हम आपसे उम्मीद क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे आगे। देखिए क्या लिखा हुआ, इंडिया एंड वियतनाम विथ हिस्टोरिकल रूट्स इन द कॉमन स्ट्रगल फॉर लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल। मतलब ये तो अपोजिशन के बेसिस पे संधि बना रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है। नहीं, आप तो 75 साल 80 साल से पीछे जा ही नहीं रहे। आगे सुनिए, एंड द नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शेयर ट्रेडिशनली क्लोज एंड कॉर्डियल बायलैटरल रिलेशंस। महात्मा गांधी एंड हो ची मिन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशंस इन इंडिया एंड वियतनाम रेस्पेक्टिवली। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मैंने आपको जानकारी अभी जानकारी में दे रहा था कि 2000 वर्ष का जो समय गुजरा है उनमें से 1200 साल तो केवल हिंदू राजाओं का शासन था। करेक्ट। संस्कृत भाषा वहां चल रही थी, उससे भी पहले ब्राह्मी लिपि के में अभिलेख मिले, लेकिन इसमें एक वाक्य भारत सरकार ने नहीं लिखा कि हमारा इतना पुराना संबंध। ये मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे इंडियन गवर्नमेंट के, मैंने, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये हम लोग तो, जैसे मैं भी मैक्सिको में हूँ और यहाँ के नेटिव से ऐसे मिल रहा हूँ जैसे मैं पुराने भाई हूँ, गले मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आराम से। और यमराज इंद्र, इसके बारे में पूरा वीडियोस आने वाला है, किस तरह कौन किधर क्या है, लेकिन भारतीय ऐसे एम्बेसी से बाहर निकलती नहीं है और लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाती है। हाँ, उनको नहीं मालूम है फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे भारत स्ट्रॉन्ग बनेगा, जहाँ पे आप लोग दूसरों की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो इतना निरपेक्ष होना जरूरी नहीं है, कहीं पे तो सापेक्ष होना भी जरूरी है। आपको होना चाहिए। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपको वियतनाम की भी भलाई उसी में, हमारी भलाई उसी में। हम एक दूसरे को जाने, हम एक दूसरे को समझें, तभी तो वियतनाम भी आपका सम्मान करेगा ना। अगर वियतनाम को ये लगेगा कि आप मूर्ख हैं, आपको मंदिरों का भी पता नहीं है, तो क्यों आपके अपने मंदिर के बारे में बात करेगा वो आपसे। करेक्ट। तो ये तो हम दोनों के देश के हित में है। और मैंने कहा ना, इसीलिए मैं तो ये बात कह रहा हूं कि भारत सरकार तुरंत कम से कम हिंदू धर्म को मान्यता प्रदान करवाए, क्योंकि आज वियतनाम से आदित्य जी हमारा बहुत अच्छा संबंध है। और भारत सरकार, भारत जो है वियतनाम को तरह तरह की सहायता दे रहा है, यहां तक कि अस्त्र शस्त्र भी दे रहा है। और उसको चीन से भय है तो वो हमारी तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के सैकड़ों बच्चों को भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है, सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग कराती है अपने देश में। तो भारत जो है दिल खोल के पैसा दे रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। मैंने शुरू में ही कहा, मंदिरों का संरक्षण भारत सरकार करा रही है। नहीं, हमारे यहाँ के लोग तो पैसा भी देंगे, हेल्प भी करेंगे, बाद में जूते भी खाएंगे, ऐसा लेकिन आप जब मैंने कहा कि वहां हिंदू समाज रहता है, आप उसको मान्यता नहीं दिलवा पा रहे हैं, इसका मतलब वो इलीगल लोग, इलीगल लोग। तो आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए ना। नहीं, और आज मुझे और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ आदित्य जी कि अभी जो
अनेक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे, होची मिन्ह में और सिटी में और हनोई में, उनमें हाईएस्ट पोजीशन पे इंडियंस बैठे हुए हैं। हाँ तो आपका तो, आपकी शक्ति तो बहुत है, सो ठीक है ना? हाँ, एक एक्चुअली अभी क्या हम लोग इस पे एक सेकंड सीरीज भी बनाते हैं और डिटेल में हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। और एक्चुअली दर्शकों को बड़ा बोलना चाहिए, अगर आपको कोई एमपी हो उसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बताए किस तरह भारत को अपनी शक्ति का उपयोग तो करे, एटलीस्ट दुरुपयोग करे तो उपयोग तो करे एटलीस्ट। बिल्कुल और उसी में भारत की संस्कृति बचेगी। जैसे अमेरिका एक्सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी, हम लोगों को सनातन धर्म को एक्सपोर्ट करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एक्सपोर्ट क्या मतलब हर जगह सनातन धर्म, एटलीस्ट आप रिकॉग्नाइज, आपको तो वो भी नहीं करना, आपको तो रिकॉग्नाइज करना है। नेटिव्स ऑफ अमेरिका के ऊपर भारत की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, नेटिव्स ऑफ मैक्सिको के ऊपर होनी चाहिए, नेटिव्स ऑफ जो भी जहाँ पे नेटिव्स हैं। अच्छा, ये काम सुषमा स्वराज जी ने बहुत अच्छा किया था पहले। हाँ, रोमा वगैरह बहुत अच्छा किया था उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। ये बात को मैं उससे पर्सनली मिला, उन्होंने मेरे को पर्सनली बोला था कि आदित्य जी उन्हीं के समय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कारण ये था ना कि उनको समझ थी। देखिए, जिसके पास ज्ञान होगा ना वो व्यक्ति कुछ दूसरे तरह का होगा। उनको ज्ञान था, उनको समझ थी इन चीजों की। आजकल के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेक्रेटरी ऑफ कल्चर के विषय में एज ए अमेरिकन सिटीजन कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ये मेरी मर्यादा है। लेकिन मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन अमेरिकन से भारतीय संस्कृति को बचाने का पहला दायित्व भारत सरकार का है। और हमारा तो है ही, हम तो अपना करते ही रहेंगे, वी आर प्राइवेट सिटीजन, हम लोग तो करते ही रहेंगे अपनी सेवा। लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पहला दायित्व भारतीय सरकार का है, क्योंकि वो धर्म वहां से है, वहां पे सब अभी भी वो सारे सिंबल हैं वहां पे। तो शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाने के लिए। और आज नए सिस्टम पे कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। बट धन्यवाद सो मच फॉर कमिंग। नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम।